तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक यानी दक्षिणी के हिंदी पाठ्य पुस्तक विष के दाँत। क्या कौन-सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग? तो विष के दाँत। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और इसमें है ना कि ये जो कहानी है, वो मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को क्या करती है? उजागर करती है। हमारे समाज में जो मध्यम वर्ग है, जो कि हमारे समाज का रीढ़ है मध्यम वर्ग, उसके अंतर्विरोध को उजागर करती है। इस कथा के कथानक में पहले एक अपर क्लास का व्यक्ति आता है, सेन साहब एवं उनके पुत्र और वही मध्य मध्य जो वर्ग का एक लड़का है, उसका नाम होता है मदन और ये जो चैप्टर है, वो बहुत ही अत्यंत रोचक है और इसमें हम लोग आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम बताएँगे कि कैसे-कैसे जो समाजवादी चिंतक है, जो कि प्रगतिशील धारा को व्यक्त करते हैं, पंडित नलिन विलोचन शर्मा, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से मध्य वर्ग के संघर्ष को दिखाया है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इसका नाम है विष के दाँत। यहाँ विष का दाँत ये सर्प वाला नहीं, यहाँ विष के दाँत वो विष का दाँत है जो कि संभ्रांत वर्ग के लोगों के पास होता है। इसमें एक खोखा नाम का एक चरित्र है जो कि बहुत ही बड़े घर का है, सेन साहब का इकलौता पुत्र है और वो क्या है लाट साहब है। और वही एक और है गाँव के गलियों में घूमने वाला जिसको सेन साहब आवारागर्द या चोर डाकू कहते हैं और वो है। अब सोचिए एक हाई लेवल एक अपर क्लास का लड़का है, एक मिडिल क्लास का लड़का है और दोनों के बीच जब आमना-सामना होता है, तब क्या होता है इस कहानी में आगे जानने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं। इनके लेखक हो गए नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। विष के दाँत कहानी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अब देखिए पहले हम विष के दाँत जब पढ़ेंगे तो कहानी ये हो गई। कुछ पात्रों का परिचय भी वो कर लेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम लोग जानेंगे क्या लेखक का समान परिचय। लेखक जब कोई लेखक, विचारक अपने अंदर रचनात्मकता सृजन करते हैं, तो उनके अंदर बहुत से बातें चलती रहती है। लेखक इसमें कहा गया है बच्चों कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकल के इन आँखों अश्रुओं से फूटी होगी कोई कविता अनजान। तो जो लेखक होते हैं उनके अंदर बहुत बेचैनी होती है। इस समाज को लेकर, इस समाज का परिवेश के लेकर क्या घटित हो रहा है, बहुत ही बेचैन होते हैं और अपनी बेचैनी को वो अपने रचनाओं में शामिल करते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या इन लेखक का समान परिचय। तो अब देखिए पंडित नलिन विलोचन शर्मा क्या है? पंडित नलिन विलोचन शर्मा इस कहानी के लेखक हैं। लेखक कहने का तात्पर्य है इनके द्वारा ये रचित है। अब देखिए इनका सामान्य परिचय हम लोग पढ़ते हैं तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बंदरघाट में हुआ। तो कभी-कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछेंगे कब हुआ था जन्म और कहाँ हुआ था? वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान और महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। क्या थे? पंडित रामावतार शर्मा के क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र थे यानी बड़े पुत्र थे और ये क्या थे प्रगतिशील प्रगतिशील कहने का अलग मतलब है कि ये मार्क्सवादी लेखकों में से गिने जाते हैं। मार्क्सवादी होता है जो कि ग्रामीण परिवेशों को गरीबों की मजदूरों की आवाज को उठाते हैं जो आप पढ़े होंगे फ्रांस की क्रांति समता समानता और बंधुत्व उससे बहुत सारे लेखक विचारक प्रभावित होते हैं और उनकी एक कैटेगरी बनती है कि वो क्या है तो ये मुख्य रूप से क्या है मार्क्सवादी लेखक है ठीक है इनकी रचनाओं से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये गरीबों की बात उठा रहे हैं, मिडिल क्लास की बातों को आवाज दे रहे हैं। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। माता का नाम क्या हो गया बच्चों? तो माता का नाम रत्नावती शर्मा हो गया। ठीक है? उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि आगे ना प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव सोच में बड़ी भूमिका थी। इनकी स्कूली की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से हुई और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत हिंदी में एमए किया। क्या किया? उन्होंने संस्कृत के कहाँ से? तो स्कूल से किया, कॉलेज पटना कॉलेजिएट से स्कूल से की और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया? संस्कृत का भी किया और एमए में क्या किया? हिंदी किया। एमए में क्या किया बच्चों? हिंदी
किया। एमए का होता है एक हम लोग पढ़ते हैं बीए, बीए होता है उसको बोलते हैं स्नातक और जो एमए होते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स उसको बोलते हैं स्नातकोत्तर। क्या बोलते हैं? स्नातकोत्तर। ठीक है? फिलहाल वे हरप्रसाद जैन जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के क्या रहे? प्राध्यापक रहे, यानी प्रोफेसर का कार्य इन्होंने किया। वहां पठन पाठन का कार्य करवाया उन्होंने, वहां पे क्या किया? पढ़ाई किया। कहाँ कहाँ? तो आरा कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया, रांची कॉलेज में पढ़ाया। सन 1959 ईस्वी को वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्युपरंत, यानी कि जब तक रहे मृत्युपरंत 12 सितंबर 1961 तक वे इस पद पर बने रहे। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक इस पद पे बने रहे। ठीक है? अब देखिए, यहाँ तक तो हम इनका सामान्य परिचय पढ़ चुके। अब इन्होंने क्या-क्या लिखा है? जो भी कहानी, कथाकार जैसे मैं हूँ, मेरी रचना छपी है ज्ञानवर्तिका में। आप लोग जाके देख सकते हैं। ज्ञानवर्तिका एक पत्रिका है जो कि गया कॉलेज की है। उसमें भी हमारी कविता छपी है कलंक के नाम से। तो जो कहानी है, कविता है, आप भी लिखिए। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, वो आप लिखिए और उसको किसी पत्रिका में छपाइए। आपके लोग पढ़ेंगे, आपके विचार आप लिखिएगा जो नया होगा। तो इसी प्रकार हिंदी बहुत ही क्या है? साहित्य, सबका हित है, वही है साहित्य। ठीक है? तो साहित्य बहुत ही प्यारी चीज़, अगर आप पढ़िएगा, तो आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। बच्चे को पढ़ना, जितना ज़्यादा आप लेखकों को पढ़िएगा, उतने ज़्यादा आप सीखिएगा और उससे लिखना शुरू कर दीजिएगा। आप भी कविता लिखिए, आप भी कहानी लिखिए, जो भी घटना है, जो भी आपके अंदर चल रहा है या जो भी आप समाज में देख रहे हैं, छुआ-छूत देख रहे हैं या ऊँच-नीच देख रहे हैं या अपर क्लास, हाई क्लास या कुछ भी आप देख पा रहे हैं, उसको आप अपने क्या कीजिए, उसमें अपना लेखनी में जगह दीजिए और साहित्य संवेदनाओं को समझता है क्योंकि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण होता है। ठीक है? तो बच्चों यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हिंदी कविता में प्रपथवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नवीन शर्मा की रचना इस प्रकार है। पहला रचना इनका है दृष्टिकोण। क्या है? तो दृष्टिकोण है। इनकी पहली रचना क्या है? दृष्टिकोण है। दूसरा क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? आलोचना है। क्या है? एक आलोचना होती है। मान ली कोई कहानी है, कविता है, आपने तो लिख दिया। लेकिन जो अलग-अलग विद्वान हैं, वो इसका समालोचना करते हैं। क्या सही है, क्या गलत है? हर कुछ लिख दिए हम, तो वो सही तो नहीं होगा। कुछ उसमें कमियाँ होगी, उसको वो दिखाएँगे, उसको बोलते हैं आलोचक। हिंदी कथा में क्या होते हैं? बहुत सारे आलोचक आते थे, इनका भी नाम आता है। मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद। हिंदी का उपन्यास जो कथा सम्राट बोला जाता है, किनको? कमेंट में बताइए। हिंदी उपन्यास के लेखक का कथा सम्राट बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद को। किसको बोला जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। हालाँकि मुंशी उनका शब्द नहीं था, बट पहले उनका नाम धनपत राय था। चलिए हम लोग आगे हैं, हमारा विषय साहित्य तत्व। साहित्य तत्व और आलोचना। देखिए आलोचना आ गया। आलोचना है ना, कोई भी कहानी है, हम लिखे कलंक, हमारी भी क्या हो सकती है उसमें आलोचना या समालोचना छपती है और उसमें क्या है, लेखक अपना-अपना विचार, अपना-अपना मत देते हैं। ठीक है बच्चों? तो आलोचना ग्रंथ विष के दाँत। विष के दाँत समझते हैं? ये विष का दाँत कहने का मतलब है सांकेतिक प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पे विष का दाँत वो विष का दाँत नहीं है। ये विष का दाँत उस विष दाँत की बात कर रहा है जो उच्च वर्गों के द्वारा क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है। उच्च वर्ग कहने का मतलब इन द सेंस अपर क्लास जो कि एलीट वर्ग है ना? संभ्रांत वर्ग। देखिए और 17 अंगीकृत पूर्व छोटी कहानियाँ इन्होंने लिखी है। कहानी का नाम क्या है बच्चों? संग्रह। क्या है? तो केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह। नकेन और प्रपद हो गया। नकेन में 2 हो गए। सदल मिश्र ग्रंथावली हो गई। अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित है। अब देखिए बच्चों, ये सब क्या है? इनकी रचनाएं में भी है और छोटी-छोटी कहानियां हैं। अगला है आलोचकों के अनुसार। आलोचक जो इनकी आलोचना करते हैं, आलोचना करने का मतलब इनकी कमियों को बताते हैं। ठीक है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ नलिनीचर शर्मा की कविताओं से और उनकी कहानियों में वैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उठकर आए हैं। मतलब आलोचक के अनुसार जो प्रयोगवाद है यानी प्रोग्रेसिव सोच यानी मार्क्सवादी सोच है, जो इनकी क्या हुई कविताओं से निकली है। कविता इन द सेंस कि समाज में जो घटने वाली घटनाएं हैं, जो
क्या है, उनके द्वारा क्या किया गया उभारा गया है, लिखा गया है। आलोचनाओं में वे आधुनिक शैली के समर्थक है। क्या है? आधुनिक शैली। आलोचना में क्या है? जो अभी समाज में मॉडर्न आलोचना की शैली को पसंद करते हैं, समर्थन करते हैं। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि के स्तरों की नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। मतलब बच्चों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि पहले जो लिखते थे कि उसमें श्रृंगारिकता हो, उसमें भाव व्यंजना हो या फिर उसका एक लिखने का शैली हो, तो वो क्या करता है, हमारी प्रवाह को मोड़ देता है। तो हम जो लिखना चाहते हैं, वो हम लिख नहीं पाते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जो आधुनिक सोच की कहानी है, पहले की कहानियाँ क्या थी, तो घटना प्रधान थी। लेकिन ऐसी जो कहानियाँ हैं, ये नवीनता को आगे बढ़े, जैसे-जैसे हमारा साहित्य विकसित कर रहा है, वैसे-वैसे क्या है, इसमें परिवर्तन हो रहे हैं और जो पुराने लेखक हैं, उनको पढ़ने में रस नहीं आता है। लेकिन जो ये थे, जो नए ढंग से और नई तरीके से कहानियों को लिख रहे थे। अब देखिए, आलोचना और उनकी भाषा गठी हुई है और संकेतात्मक है। मतलब बोलेंगे विष का दाँत, हालाँकि विष का दाँत वो नहीं है, विष का दाँत मतलब सम्भ्रांत वर्गों का जो घमंड, उसको उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों में नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। अब कहानी देखिए, यह कहानी विष के दाँत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। क्या लिया गया है? ये विष के दाँत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। यह कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को क्या कर रही है? उजागर कर रही है। मन मध्यम वर्ग के जो हृदय में जो आ रहा है विरोध, किसके लिए? संभ्रांत वर्ग के लिए। उनको क्या करती है? वो क्या करता है? अंतर विरोध को उजागर करता है। कहानी एक जैसा ठोस सार्वजनिक सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसे एक सम्भ्रांत वर्ग है। एक सूट, बूट, टाई एकदम मस्त गाड़ी स्ट्रीमल इंड उनके पास गाड़ी है। एक कहाँ उनके ही फैक्ट्री में एक छोटा-सा मज़दूर का बेटा गिरधर लाल का बेटा क्या है? मदन है। ठीक है? श्रेणी उभरती है और जो महत्वाकांक्षा और सफेदपोशी के भीतर लिंग भेद जैसी कुसंस्कार छिपाए हुए हैं और दूसरी ओर गिरधर जैसा नौकर पेशा निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के बचाए रखने में संघर्ष करे। एक तरफ उनका पिता है जो कि क्या है? एक मध्यम वर्ग है और उनका अति है, लेकिन एक क्या है? संघर्ष को दिखाया गया है और एक क्या है? सेन साहब जो अपनी बेटियों को क्या बोलते हैं? तहज़ीब और तहज़ीब की मूरत। मतलब उनको हँसना भी है तो किनके हिसाब से हँसेंगे वो? उनकी बेटियों को हँसना भी है तो वो सेन साहब के हिसाब से हँसेंगे। यानी एक तरह की कठपुतलियाँ हैं, कठपुतली कि जैसे पिता कहेंगे बस वैसे करना है और एक तरह की लिंग-भेद, बेटा चाहे कितना नालायक है उनका, उनको कुछ नहीं बोलना है, बड़ों को मार दो, छोटों को मार दो। आप पर देखिएगा कि बड़े घर के इकलौते बेटे जिसको पाएँगे नौकर-चाकर सबको तबड़ाक-तबड़ाक देते रहते हैं, है ना? उसी प्रकार सोचते हैं कि मदन को भी दे दें, पर मदन तो है मदन, चढ़ जाता है छाती पे, मारता है 2 डुक्का और दाँत तोड़ देता है। इसमें उसी दाँत की बात की गई है, जो इसमें उसका दाँत टूटता है, ठीक है? तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे। सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया पलते हुए प्यार दुलार से कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। ये कहानी क्या करती है? लिंग भेद को दर्शाती है कि स्त्री-पुरुष में उनका बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन बेटी के लिए अलग नियम है, बेटा के लिए अलग नियम है, ठीक है? सामाजिक समानता, प्यार-दुलार अभी देखिएगा जिसका जो बड़े-बड़े घर के बेटे होते हैं, इकलौते बेटे, देखिएगा कितना बिगड़ैल होते हैं। जिसको हम लोग देहाती भाषा में दुलार से वो वाला हालत है, ठीक है? आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग देहात परिवेश से अगर जाते होंगे तो बोला जाता है कि शोक हो गया है, सोखी हो गया है। उसमें क्या कहते हैं दुलार से ये हो रहा है, ठीक है? चलिए हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कहानी को शुरू कर देते हैं, ठीक है? कहानी को शुरू करते हैं बच्चों, विष के दाँत। वो क्या था? वो भूमिका था। अब हम लोग लेखक परिचय पढ़ चुके हैं, लेखक कैसे हैं? तो मार्क्सवादी हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, शोषित वर्गों की आवाज़ उठाते हैं, लिंग विभेद को उजागर करते हैं। मुख्य रूप से समझिए, तब आप जब परीक्षा में बैठिएगा, तो आपको पूरा मोटा-मोटा आइडिया लग जाएगा
पर आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी आपको पता चलेगा कि क्या करते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, शोषित वर्गों की आवाज़, लिंग विभेद की आवाज़ उठाते हैं और ये लेखक क्या है? मार्क्सवादी लेखक है। यानी ये गरीब, बुजुर्ग और लेबरों की बात करते हैं और समाज के मध्यम वर्ग की बात को उजागर करते हैं। मार्क्सवाद का यही कर्म था। अब देखिए, बिस्क के दाँत, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। देखते होंगे अमीर घरों के बाहर एकदम कार लगा हुआ है, उसके ऊपर बरसाती ओढ़ावले है कि कौवा ना हक दे, कुत्ता नहीं आके कुत्ता के देखिएगा पैर उठाएगा, चक्के पे करेगा, ठीक है? वो होता है। तो सेन साहब की जो है ना मोटर कार, वो क्या है बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई, काला है, एकदम मस्त लग रहा है। देखते हैं आप लोग अरे दूर से तो चमक रहा है, एकदम काला रंग है, एकदम जच रहा है। काली चमकती हुई स्टीमरलिंड है, जैसे कोयल घोंसले में कब उड़ जाए। ऐसा कवि दिखा रहा है कि ये इतना शानदार कार है कि एकदम उसको रखे हुए एकदम कोने में, कोयल की तरह हाँ, कोयल देखिए कोयल, मान ली कोयल है, ठीक है? और ये क्या है? किसको बोल रहे हैं? कार को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कार को। एकदम काली है, चमक रही है, एकदम मार्ले है सैनून, पूरा एकदम सेन साहब का एकदम फर्स्ट क्लास एकदम है, फॉर्च्यूनर है, एकदम उसको सजवले है। हाँ, अब मान ली कि कोई कौवा कुत्ता आ जाए, उस पे अथी कर दे या बगुला हक दे, तो क्या हो जाएगा दिक्कत? इसके ऊपर क्या ओढ़वले हैं? बरसाती, ताकि इसको कुछ होवे नहीं। अमीर घर की गाड़ी एकदम बच्चा से भी ज़्यादा प्यार। अब देखिए, सेन साहब को इस पर नाज़ है, गाड़ी पर सेन साहब को नाज़ है, क्या मेरे पास स्ट्रीमरलिंड है, कौन बोलेगा हमको सामने? दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा, ठीक है? अब देखिए बच्चों, वो तो हो गया, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल नई मॉडल, एकदम नया मॉडल है, एकदम नया फॉर्च्यूनर है, एकदम उसमें एकदम ये सिस्टम, वो सिस्टम, गाना, म्यूजिक, लाउड सब कुछ है। साढ़े उस समय की बात है बच्चों, उस समय 7,000 की कीमत थी, 7,500 इस समय की कीमत का बात 7,50,000 समझिए, ठीक है? उस समय जब कहानी लिखी गई थी, 7,500 की थी, ठीक है? तो परीक्षा में यही पूछेगा कि जो उनकी कार का कीमत था वो क्या था? 7,500 ठीक है? इसको बात ध्यान से हम लोग कहानी पर चलेंगे, लेकिन हमें तथ्यों पर भी ध्यान देना है। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुँह देख लीजिए। हम लोग करते हैं जैसे शीशा लगल है गाड़ी में और गाड़ी खड़ा हो गया, जाके देखते हैं, अरे चेहरवा दिखता है। और फिर क्या करते हैं सब लेकिन कुछ करेगा ऊपर नाम लिखेगा। धूल पड़ा है तो उसपे अपना नाम लिखेगा। कोई-कोई अपना अपनी वाली का भी नाम लिखेगा। ठीक है? वो होता है। अब देखिए, कहीं पर एक डब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की शामत समझो। कहीं गाड़ी में ये गुण मतलब ऐसे थे सेन साहब कि मतलब गाड़ी है, यहाँ पे बगुला हक दे गुण, ये गुण हक दे। तो समझिए क्लीनर, क्लीनर समझते हैं ना क्लीन करने वाला। और साबर की क्या समझिए सामत आ गए, इतना एकदम साफ करेंगे, इतना ना साफ करेंगे, इतना लगाएँगे, इतना पॉलिश करेंगे कि एकदम गाड़ी फिर से झकाझक। यानी सामत सब मतलब अथी खत्म, सब शावर क्लीनर खत्म कर देंगे, एकदम ऐसा था। सोचिए ठाट-बाट कितना बड़े लोग हैं। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा गाड़ी के आसपास न भटकने पाए। उनका एक बेटा है बहुत ही बिगड़ैल, उसका नाम है क्या? खोखा। क्या नाम है बच्चों? खोखा। परीक्षा में आएगा। उनका एक ही पुत्र है, वो क्या है? खोखा। और उनका जो उनकी माँ है, उनका कहना है कि बेटा को गाड़ी के सामने भटकाई मतलब नौकरों को बोल रखे हैं कि जब खोखा मेरा बेटा जाए गाड़ी के सामने उसको भटकने नहीं दीजिए गाड़ी के सामने, भटकने ना पाए। अब देखिए इनकी लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील है, इनकी 5 बेटियां, पांचों एकदम सीधी-सादी गाय है। क्या है? गाय एकदम सीधी-सादी है। ठीक है? 5-5 ठहरी और वो भी लड़कियां तहज़ीब और तमीज़ की जीती-जागती मूरत। मतलब इतना संस्कारी, इतनी सीधा, इतना कि पापा बोले कि बेटा मुस्कुराओ, तभी मुस्कुराना है, बेटा बैठो तभी बैठना है, बेटा खाओ तभी खाना है, ऐसी थी। मतलब उनको इतना डिसिप्लिन रखा गया था कि जब ऑर्डर मिले यानी रोबोट जब ऑर्डर मिले तभी मुस्कुराना है, ठीक है? मिस्टर और मिसेस सेन के क्या करना चाहिए, यह यह सिखाया हो या नहीं, पर क्या-क्या नहीं करना चाहिए, इनकी उन्हें तालीम दी है कि बस लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ हैं, उनके माता-पिता को इस बात पे गर्व है। सोच लीजिए, अब 5 बेटी है, अब पाँचों क्या है,
एकदम तहज़ीब-तमीज़ की एकदम जीती-जागती मूरत है। उनको पिताजी बताए हैं नहीं कि बेटा क्या-क्या करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ ज़रूर बताए हैं कि बेटा क्या-क्या नहीं करना चाहिए। एकदम पूरा इसको समझाए हैं और क्या है कठपुतली है, जैसे मम्मी-पापा घुसा रहे हैं, इधर घूमो, दाएँ मुड़ो तो दाएँ मुड़ना है, बाएँ मुड़ो तो बाएँ मुड़ना है। समझिए कि कैसा परिवेश रहा होगा। एक तरफ बेटा है बिगड़ैल है, जे करना है जे करो, एक तरफ बेटी है कि एकदम पाँचों को एकदम बैठना है तो बैठो, खाना है तो खाना। मतलब बेटी को एकदम पूरा समझौले हैं, ठीक है? वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती-फोड़ती नहीं, कुछ भी नहीं टूटता उनके हाथ से। गिलास का पानी भी एकदम कोमल हाथों से रखती है, ठीक है? वे दौड़ती है और खेलती भी है लेकिन सिर्फ़ शाम के वक़्त। सोचिए इतना एकदम रिस्ट्रिक्शन है, इतना पाबंदी है कि वो दौड़े, खेले, अपने गार्डन में खेले, लेकिन कब? जब शाम हो जाए तब, कोई आदमी ना रहे तब, तभी खेलने की इजाज़त है, इसके पहले खेलने की इजाज़त नहीं है। सोचिए कैसा प्रतिबंधित है इनका घर। और चूँकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनके सेहत के लिए ज़रूरी है, वे मतलब इनकी सेहत के लिए क्या है ज़रूरी है थोड़ा बहुत दौड़ना-कूदना। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएँ भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। सोच लीजिए, हँसना भी है तो खिलखिला के नहीं हँस सकते हैं आप। क्या है? सिर्फ़ मुस्कुरा जाना है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है। अगर इनसे सीखना चाहे तो उनके तारिकाएँ हैं, जो भी क्या उसे सीख ले सके। अब यहाँ पे देखिए उन्हें खिलखिला कर या किलकारी मारते हुए आज तक किसी ने नहीं सुना। सोचिए आपको हँसे का मन है, आपको जब हँसने का मन है, अब कोई हँस न मतलब आपको हँसाए हम, अब आप नहीं हँस पाइए, तो आपको अब अंदर फीलिंग बचा रह जाएगा ना। अब रोने रोने का मन हो रहा है, अब आप रो ही नहीं पाइएगा, तो आप तो अंदर-अंदर घुट पाइएगा ना, ये हो गया। अब देखिए, सेन परिवार की मुलाकाती के रशक के साथ अपने शरारती बच्चों से जीत कर कहते हैं, तुम लोग एक तुम लोग हो और एक मिसेस सेन की लड़कियाँ हैं। अबे! फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोग के मारे घर में कुछ भी तो कहीं नहीं रह सकता। वो घर वाले क्या करते हैं उदाहरण देते, तुम लोग देखो तो दिन भर शरारती करता है सेन साहब के बेटी देखो तो, बेटा छोड़िए, बेटी देखो तो, एकदम कुछ नहीं उनका टूटता है, कुछ नहीं अति करते हैं और तुम लोग हो कि गमला का तो फूल तोड़ने के लिए बना मतलब बना दिए हो तुम लोग। तुम लोग के मारे घर में कुछ भी नहीं रह पाता, नहीं कहता कि तुम लोग से घर पापा भी कहते हैं कि तुम्हारी के कुछ भी ला के देते हैं लेकिन तुम लोग सँभाल के नहीं रख पाता है। अरे देखो तो अगला ओकर बेटा देखो तो, उसका बेटा देखो तो कैसन है, एकदम सीधा है, एक चीज़ ला के देखे 5 साल चला है, अभी तुमको दे रहे हैं आज लाए कल तोड़ दिया। पहले हम लोग बचपन में खिलौना लेते थे, तब रोज़ बाज़ार जाते थे तो रोज़ वो खिलौना चाहिए। किसी बेचारा का एक ही खिलौना रहता था, पूरा समझ-अवले रहता था, उसको लपेटले रहता था, ठीक है? तो ये बात है। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, क्या है? लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक-दमक को कोई ख़ास खतरा नहीं था, क्योंकि बेचारी संस्कारी थी, पूरा सीधा-साधा थी, उसको कुछ करने के लिए तो उनको गाड़ियों से कोई खतरा नहीं था, खतरा किससे था? खोखा, लाडले बेटे, लाडले सपूत के कब कब ढेला चला दें, कब अथी कर दें, कब गुलेल मार दें, कोई उनको ठीक है? शीशा तोड़ दे, लेकिन खोखा भी तो है, खोखा जो एक ही है सबसे छोटा, उनका एक ही बेटा है, वो भी दुलारुआ है, वो भी छोटकू है, इत्तू सा, ठीक है? खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आँखों का तारा है, सोच लीजिए। नाउम्मीद अब बूढ़ा हो चुके हैं सेन साहब, मतलब नाउम्मीद मतलब उनको उम्मीद नहीं था, 5 बेटी हुआ ना, तो लास्ट में उम्मीद का किरण नज़र आया, एक ही बेटा हुआ, वो क्या है? खोखा। सोच लीजिए 5 बेटी पर 1 बेटा, कितना दुलरुआ होगा, कितना मान-आदर होगा, उतने बड़े घर का बेटा, शान अज़ीम-ओ-शान शहंशाह। सलामत रहे, है ना गाना? वैसा था इसका ठाट बाट एगो बेटा है, कोई कहना है? पापा उतना अमीर हैं। अब देखिए, यह नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हों और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। अभी आप लोग देखिएगा कि गरीब लोग आधे उम्र से क्या होने लगते हैं, बूढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, तो देखते हैं थोड़ा अभी अभी हैं, जमाने हैं। लेकिन मानने लगे की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ जब उसकी कोई उम्मीद दोनों में बाकी नहीं रह गई थी। सोचिए, अब बुढ़ारी में घिरहारी हो गया। समझते हैं बुढ़ारी में घिरहारी? बुढ़ारी में घिरहारी करने का मतलब है कि 5 बेटी हुआ, उतने वर्ष बीत गए, उम्मीद नहीं था।
लेकिन फिर भी क्या किए? प्रयास किए, उनका क्या हुआ? एक सुंदर-सा, छोटा-सा क्या हुआ? बच्चा हुआ। तो उन लोगों में उम्मीद नहीं था कि अब बेटा भी हो सकता है, लेकिन हो गया। बुढ़ारिये में सही, बुढ़ारिये में घिढारी हो गया। ठीक है? तो आगे चलिए। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और उसकी यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का अपवाद हो। मतलब समझ लीजिए कि उसके घर में जिसका अमीर घर है, क्या है? स्ट्रिक्टेड होंगे, लोग स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन जेकर घर में एगो दुलरुआ बेटा रहेगा, ओकर लिए नियम-उयम मायने नहीं रखता है। वो सब नियम तोड़ देगा। बच्चा होवे के नाते सब नियम तोड़ेगा। ओकर माँ-बाप भी कहेगा छोड़ दो ना हमरे बेटा है। अरे कुछ करके भी आ जाएगा, हमारा इकलौता बेटा है छोड़ मम्मी करेगी, पापा करेंगे। लेकिन बेटा और बेटी में क्या हो रहा है यहाँ पे? अंतर। यही विभेद दिखाना चाहते हैं कौन? लेखक। यही बताना चाह रहे हैं कि लड़का और लड़की में क्या कर रहे हैं? हाँ, यही अनुभव करा रहे हैं कि लड़का और लड़की में क्या करा रहे हैं? अंतर। हाँ, ये देखिए खोखा है, लाट साहब एकदम चमचमाते हुए सितारे और बाकी बेचारी 5 बेटियाँ हैं। इन लोग को जो फरमाइश है वो नहीं खा सकती। इसको जो फरमाइश अरे मैं बेटा बोल दिया, जहाँ से हो जितना पैसा लगे लाना है, खियाना है, मेरा बेटा है, इकलौता बेटा है, ठीक है? इस तरह मोटर को कोई खास खतरा हो सकता था तो वो किससे हो सकता था? आप लोग बताइए वो किससे हो सकता था? वो खोखा से हो सकता था, क्योंकि बहू लाट साहब हैं, करेंगे तो क्या होगा? देखिए बात ऐसी थी कि सीमा उनकी बेटियों का नाम याद पूछता है कि 4 नाम दे देगा, 5 नाम दे देगा और उनकी बेटियों का नाम पूछेगा कि इनमें कौन-सी बेटी नहीं थी। तो इनकी 5 बेटी थी सीमा, देखिए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। कौन थी? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये परीक्षा में महत्वपूर्ण है बच्चों। ये पूछेगा 4 गो के नाम दे देगा और 5वां के दूसर के दे देगा। दूसरा कोई नाम दे देगा एबीसीडी मतलब कुछ भी दे देगा। अब पूछेगा कि इनमें कौन से साहब की पुत्रियाँ नहीं थी? तो आप वहाँ फँस जाइएगा, क्योंकि आपको इतना नहीं पढ़िएगा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली। सोचिए आपकी क्लास में 4 लड़की पढ़ती है, उसका नाम क्या है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली। ये क्या है इनकी क्या 5 पुत्रियाँ हैं, ठीक है? उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी और खोखा के लिए अलग, दूसरी तरह के। सोच लीजिए, अब उसके लिए अलग है कि 5 घंटा पढ़ना है, काम करना है, ये करो, वो करो। खोखा का क्या है? टाँग पसार के सुतल है। दीदी पैर दबाओ, मम्मी हाथ दबाओ, पापा मुँह एगो एगो नौकर लगा रहा मुँह में खिया रहा है। सोचिए ठाठ से एकदम पड़े हुए हैं खोखा साहब। "ए इधर जाओ, वो लाओ, पानी लाओ, ये लाओ", सब कहना मान रहा है एकदम राजा की तरह है। समझ लीजिए, ठीक है? कैसा जीवन ज़िंदगी होगा। ज़िंदगी तो ये लोग यही जी रहा था, बाकी तो लोग ज़िंदगी काट रहे थे। ठीक है? चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। आई होप कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों, के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर यहाँ पे हमको लगता है कि आगे बढ़ चुके हैं क्या? 1 सेकंड इसके बाद यही है ना? छोटा है? देखिए। लिए है ना? लिए तो सेम कहा। ठीक, ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, सेनों के लिए कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर हो या अभी तो उसके लक्षण दिखाई पड़ते, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा अपने दुर्ललित व्यवहार के अनुसार ही अपने सिद्धांतों को क्या करता है? बदलता था। आप सोच लीजिए, लोगों का कहना कि बाप बेटा क्या है? बेटा तो सेन साहब का बेटा है। अब वो क्या है? अपने दुर्ललित स्वभाव से और इसलिए बोल रहा है ना, उस समय देखिए, उसमें इंजीनियर का बहुत क्रेज़ था। इंजीनियर मतलब समाज में बहुत इज़्ज़त रहता था इंजीनियर का। अच्छा इंजीनियर प्रणाम, प्रणाम इंजीनियर साहब, प्रणाम। अब नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन पहले बहुत था। इंजीनियरों का बहुत दबदबा था उस समय। उस समय मतलब दुल्हों का बाज़ार में इंजीनियर 1 नंबर पे आता था और उस समय डॉक्टर 2 नंबर पे था। समझिए कि कितना उस समय था कि लोग कहते थे किशन साहब अपन बेटा क्या बनाइएगा? किशन साहब अरे मेरा बेटा अभी देखिए हथौड़ा लेके खेल रहा है मतलब इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे! तो सब देखते अरे नहीं, नहीं भाई ये अमीर का कोई भी बेटा रहेगा, कुछ करत रहेगा, धुरियो उठाएगा तो सब क्या कहेगा अरे! ये बड़ा-बड़ा काम कर रहा है। वो कहा गया है वो कहावत में कि अमीरों के घर पे कौवे भी लोगों को मोर दिखते हैं और गरीब का छोटा बच्चा भी सबको चोर दिखते हैं। यही कहानी यहाँ पे है
कि मतलब उसका बेटा क्या है, हँसिया हथौड़ी तनी लेके जने-तने ठोका रहा है, कभी तोड़ दे, कभी वो तोड़ दे। और सेन साहब को लग रहा है अरे हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा यार। आगे हम बताएँगे इस चीज़ को। अक्सर ऐसा होता था कि सेन परिवार अपने दोस्त आते थे, भड़कीली ड्राइंग रूम में बैठते थे और बातचीत के लिए विषय अभाव होने की चर्चा निकल पड़ती थी कि किसका लड़का क्या करेगा। सोचिए, अब अमीर घर में यही होता है, गरीब घर में कि अरे हमर बेटवा ऐसे कर देलको, वैसे कर देलको, ये कर दे अब अमीर घर में क्या है, काम-धाम नहीं है, तो ओकर परिवार कोई आ गया, उनका परिवार कोई आ गया, एगो डाइनिंग रूम होता है एकदम फर्स्ट क्लास का हॉल, उसमें बैठ गया, सब अपना-अपना बेटा लवले है। वो कह रहा है, "यार हमारा बेटा तो ई बनतो जी, हमारा बेटा तो ये बनेगा, हमारा बेटा तो वो बनेगा।" एकदम चल रहा है चर्चा कि आपका बेटा क्या बनेगा? आपका बेटा अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं भाई? डिस्कस हो रहा है, अब डिस्कस सुनिए, क्या डिस्कस हो रहा है, ठीक है? तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शिता के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे और क्या करें, क्या करा रहे हैं आजकल पढ़ाई-लिखाई तो फिजूल है, वह तो अपनी तरह बिज़नेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सोच अब ठाठ से बोल रहे हैं कौन सेन साहब, ये पढ़ाई-लिखाई तो फिजूल है, हम अपना बेटा को अपना तरीके से ट्रेंड करेंगे, या तो उसको क्या बनाएँगे, मेरा बिज़नेस है, बिज़नेसमैन बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा। एकदम इंजीनियर, उस समय क्या था इंजीनियर का क्रेज़ था, इंजीनियर 1 नंबर आता था दूल्हा में, ठीक है? तिलक भी उसका ज़्यादा रहता था, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन उस समय एकदम एलीट वर्ग का क्लास था, एलीट वर्ग का स्कूल था, किंडरगार्टन। क्या नाम है? किंडरगार्टन पूछेगा ये कि खोखा को किस स्कूल में डालने की बात कर रहे थे, तो किंडरगार्टन स्कूल में भेज देने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं अभी-अभी इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-3 घंटे के लिए आकर उसके हाथ कुछ ठोक-पीट किया करे। अब क्या कहते हैं, अब सेन साहब क्या कर रहे हैं कि सेन साहब एक बढ़ई मिस्त्री को ला रहे हैं, काहे? कि उसके साथ खोखा जाए और ठोका-पीटी करे। सोचिए क्या करे? ठोका-पीटी करे ताकि अभी से इंजीनियर के लक्षण उसमें आ जाए। इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि अभी उनका बेटा लेगा हथौड़ी और ठोका-पीटी करेगा। कौन बोल रहे हैं ये? खेमसेन साहब बोल रहे हैं। जिससे बच्चों की उँगलियाँ अभी औजारों के वाकिफ़ हो जाएँ और हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। उनका बड़ा फिलॉसफी है, बोल रहे हैं कि अभी से बेटा के दे देंगे हथौड़ी और अथी अभी से ठोका-पीटी करेगा तब ना आगे चल के इंजीनियर बनेगा। देखिए कितना बड़ा सोच रख रहे हैं। चलिए देखिए पूरा करता है कि नहीं खोखा, खोखा तो खोखा है, नियम का अपवाद है, सब नियम तोड़ेगा। आगे देखिए। एक दिन उसका वाकया है, एक दिन का वाकया है मतलब एक दिन की घटना है, ठीक है? वाकया मतलब होता है घटना, एक दिन का कथन या वाकया मतलब घटना, कि ड्राइंग रूम में सेन साहब अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर गपशप कर रहे थे। बैठल है गपशप कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं। उनमें से एक सेन साहब का शेख साहब के साधारण हैसियत के अखबार-नवीस थे। क्या थे? एक दोस्त था, क्या थे? उसका हैसियत के एक अखबार-नवीस। अखबार-नवीस मतलब कहने का मतलब है जो अखबार बनाते हैं, बेचते हैं या उसका संबंधित कार्य करते हैं, ठीक है? और सेनों के दूर के रिश्तेदार होते थे। वो क्या लगते थे? सेन साहब का दूर के रिश्तेदार लगते थे। साथ में उनका लड़का भी था और साथ में उनका बेटा भी था, खोखा भी था और खोखा के जो परिवार वाला आए थे ओकरो एगो बेटा था। अब सोचिए जब 2 गो आता है तो हम लोग मम्मी पापा कुछ कहते हैं, "अरे पूछो ना उसको क्या पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है?" दोनों में टक्कर करवाते हैं, टसल करवाते हैं। ठीक है? अब क्या होता है तो जो था, जो खोखा से भी छोटा था, उससे भी छोटा है, पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। बच्चा का क्या है, मतलब होनहार मालूम चल रहा था कि बच्चा क्या है, बहुत ही होनहार है। होनहार कहने का मतलब इन द सेंस कि दिखने में अच्छा था और पढ़ने में भी शायद उसकी अच्छी रुचि थी और समझदार लगता था। पढ़ा-लिखा हो ना हो, समझदार था। किसी ने उसकी ओर हरकत को देखा, उसकी तारीफ कर दी और उस पर सेन साहब ने पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। अब सेन साहब उस लड़के से पूछ रहे हैं, उस लड़के की तारीफ हो गई। तो सेन साहब को लगा कि अच्छा, पर तो पूछेंगे कि भाई लड़का तेज है, तो लड़का पढ़ने जाता होगा। इसके पहले कि वह पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। सोचिए, अब बेचारा से पूछल गया कि स्कूल जाता है, तो सेन साहब क्या कर रहे हैं? बोले और खुद क्या करने लगे? अपना बड़ाई करने लगे अपने बेटा के, कि हम तो अपन बेटा के इंजीनियर बनाएगो। हम तो अपन बेटा के इंजीनियर बनाए कहते नहीं थक रहे कि हम बेटा क्या बनाएंगे? इंजीनियर बना देंगे। ठीक है? और वे
बातें दोहराते नहीं थकते थे और बार-बार यही बात बोलते थे, हम अपन बेटा के क्या बनाएँगे? इंजीनियर बनाएँगे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे, बेचारा क्या कहे? अपन बेटा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू अपने बात को बोले जा रहे हैं और बेचारा मुस्कुरा रहे हैं। जब उनसे भी पूछा गया कि आप अपने बच्चों के विषय में क्या ख़्याल है? तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वे एक जेंटलमैन ज़रूर बने, कुछ बने या ना बने, क्या बने? जेंटलमैन ज़रूर बने और जो भी उसका काम है वो अपनी पूरी आज़ादी रहेगी। ये प्रतिबंधित नहीं है, आज के पेरेंट्स की यही गलती है। क्या है कि तू ये बनेगा बेटा, ये बनेगा बेटा। अब बेचारा बेटा काम में मन नहीं लग रहा है। तो वो क्या बन के करेगा? बन भी जाएगा तो अच्छा नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये क्या बोल रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी हो, वो एक आदमी बने। कुछ बने या ना बने, क्या बने? एक अच्छा आदमी बने, एक जेंटलमैन बने, ताकि क्या हो अब बाकी उसकी इच्छा है, वो अपना जो काम करना चाहता है आज़ादी से करे, ताकि वो दिल और दिमाग से उसी काम में लगा रहे। अब हम किसी को कहें, नहीं बेटा तुमको इंजीनियर बनना है और उसका मन ही नहीं लगे, तो अच्छा इंजीनियर बन पाएगा? नहीं। बाय चांस वो बन भी जाए, तो वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा, दिल-दिमाग लगेगा ही नहीं। अब देखिए, उसे इस शिष्ट का और प्रछन्न व्यंग पर ऐड कर रखें। अब ये जो बोले ना कि हम अपना बेटा को आज़ाद रखेंगे, जो उसका मन है वो करे, तो ये जो उनको लगा ना कि एकदम चुभ गया सेन साहब को, कि अरे! हमरा बात क्या हो गया? अथी हो गया, डिफेक्ट हो गया। ये तो हमरो पे मतलब बहुत अच्छा शॉट दे दिए। अब देखिए, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे और उनके मित्रों को जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। अब वो बोले कि अब साहब हम चलते हैं, अब मेरा बेटा भी साथ चलते हैं। दोनों क्या हुए? परिवार अच्छा था, दोनों चल गए। चलिए हम लोग आपको छोड़ के चलाते हैं। उठ के चल आए बाहर। बाहर सेन साहब को शोफर एक औरत से उलझ रहा था। शोफर समझते हैं? ये शोफर का मतलब होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर। आप देखे होंगे फ़िल्मों में एक ड्राइवर होता है, टोपी पहनले रहता है एकदम पुलिसिया वाला और उजर के एकदम पुलिसियन पहनले रहेगा। उसको बोलते हैं शोफर। क्या बोलते हैं? शोफर मतलब ड्राइवर। वो क्या कर रहा है? एक औरत से झगड़ रहा है। काहे झगड़ रहा है? चलिए कहानी में देखते हैं। औरत के पास एक 5 साल का बच्चा खड़ा था। यही बच्चा क्या है? जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार-बार शोफर की ओर झपटता था। अब बच्चा क्या है? ड्राइवर से लड़ रहा है, बार-बार और ओकर मम्मी क्या कर रही है? और ए बबुआ आओ इधर, इधर आ इधर। और वो बार-बार क्या है? जा रहा है। वही क्या है? वही है मदन, वही है मदन। आ गया नायक। कहानी का नायक क्या आ गया? आ गया। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, कौन आ गया? मदन। हो गई है मदन की एंट्री। ये जो बच्चा है वही क्या है? मदन है। चलिए हम लोग कहानी में चलते हैं। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। जब सेन साहब आए, गाड़ी का मालिक आ गया। "ए, गाड़ी मालिक कौन है जी?" देखी तो औरत क्या हो गई? चुप हो गई। सोफर ने सोफर मतलब ड्राइवर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा। एकदम गया ड्राइवर नहीं आता है, ड्राइवर मालिक आ जाता है तो, जी सर। क्या हुआ सर? मतलब क्या हुआ? बोले क्या हुआ? अदब से कहा, अदब से मतलब सामने आते हैं ट्रैफिक वाले को तो हम ऐसे कर देते हैं। क्या करता है ड्राइवर? हाँ सर। तो देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। अब भाई साहब की गाड़ी है, एकदम एगो बूंदा, एगो खरोच, एगो कुछ ही बर्दाश्त नहीं करते हैं। जब एगो गंदा हो जाता है पूरा एकदम रगड़-रगड़ के साफ करते हैं। ऐसा गाड़ी है चमकीले रहते हैं, ठीक है? गाड़ी गंदी हो जाती है, मैं मना करता हूँ तो कहने रहते जा, जा, तो मैंने उन्हें पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझे मारने दौड़ा। जब मैंने उसको मना किया साहब ना, तो वो क्या किया? वो बार-बार आ जाता था गाड़ी को और उस पर नाम लिख देता था। तब क्या करें? तब बोला कि ठीक है जा, जा। फिर उसकी माँ आकर खमाहट मुझे उ उ उलझ रही थी, खामखा उलझ रही थी। उसका बेटा कुछ बोल दिया होगा चाहे लफड़ा दिया होगा क्लब करके निकल आया गाड़ी है और बेचारा कौन ची करे घुसा गया कि "ए मत मारो करके काहे मार देला हमारे बेटा के जी?" नहीं बोलता है, "काहे मार दिए हमारे बेटा के?" कहे कि गंदा कर रहा था गाड़ी, गंदा नहीं कर रहा था गाड़ी, कुछ कर रहा था। वो फिर बोला, मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब वहाँ पे खड़ा है, अब मालिक की गाड़ी है भाई, कुछ कह नहीं सकता है, बड़ा लोग है, बड़ा लोग से कोई उलझता है जल्दी। अब भाई छोटा-मोटा गरीब आदमी और इनके जो पति हैं, उन्हीं के फैक्ट्री में काम करते हैं, गिरधर लाल, आगे पढ़िएगा। सेन साहब ने बड़े संयत कठोर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना यह फिर ऐसी हरकत ना करे। अब मदन की माँ को बोल रहे हैं कि मदन की माँ, ले जाइए मदन को, फिर ये हालत ऐसा नहीं करे। अब मीर वाल पूरा ठाट-बाट से बोल रहे हैं, बेचारा गरीब घर का बेटा। देखो जय गाड़ी पर छुए लगी, देखा जाता है
डाँट देता है, कोई मारियो देता है। कि रे क्या कर रहा? लेकिन लइकवन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जाएगा उसमें ब्लेड मार देगा, तो घींच-घाच कर देगा। तो क्या करे लइकन? कोई जाएगा हवा निकाल देगा, 2 बार, 3 बार, फिर मारेगा पूरा हवा साफ। लइका ढूँढने चलेगा ड्राइवर लाठी लेके, कने है, कने है, कने है? आज छोड़ेंगे नहीं, आज छोड़ेंगे नहीं। अरे लइकन पता ब्लेड ले जाके मार देगा सीटवा में। इस तरह की बात होता है। अब देखिए, माँ को अपने बच्चे को दबाए घुटने से निकालते हुए नाखून पोंछती है। खून को पोंछती है, चलती है। ड्राइवर शायद धकेल दिया था और वो गिर पड़ा था। अच्छा, अब अब देखिए हम मदन काहे बार-बार उसको जा रहा था मारने के लिए, कि जे गया हुआ गाड़ी पर सटा हो गया इसे। अब कहे कुछ-कुछ जा रहा बार-बार, तो 2-3 बार सट गया होगा, कि छू के दिखाओ रे, तो छू दिया होगा। तो इसे ढकेल दिया होगा, गिर गए तो गिर गया तो खून बह गया। अब खून बह गया तो लइका एकदम तइश में आल था, "ए मम्मी छोड़ दे, आज मारिए देबो।" तो उसी में उसकी मम्मी क्या करी थी, अब फूट गया तो ओकर मम्मी गुस्सा आ गई। तो ड्राइवर बोल रही थी, "कैसे ढकेल देला हमर बेटवा कैसे हो गेले इ उ।" तो वो जब मालिक आया तो बोला कि चलो भाई, निकालो इसको अब नहीं ले जाइएगा, ठीक है? अब देखिए क्या हुआ बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेठ साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई। तो आखिरकार ऐसी कौन-सी बात हो गई? अब अमीर आदमी है, करो मारिए दे, करो अथी कर दे, कुछू कर दे। कोई बड़ा बात है? गाँव में जाके कि काहे गेलौन बेटवा गड़िया पर? नहीं बोला काहे गेलौन? धकेलिए देलको तो कथी हो गेलै जा। अब अमीर आदमी से कोई उलझता है? नहीं उलझता है, ठीक है? अब देखिए, ठीक इसी प्रकार वक़्त मोटर के पीछे खट-खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। अब और क्या हुआ? फिर आवाज़ आ रहा है गाड़ी पर से। अब मदन को तो चोट लगा है तो बदला तो लेगा ज़रूर। तो खट-खट की आवाज़ आ रहा है। खट-खट का आवाज़ तो लपके शोफर मतलब ड्राइवर, शोफर भी दौड़ा, साथ में वो भी दौड़ा कि अरे भाई कौची आवाज़ आ रहा है हमारे गाड़ी में। यहाँ तक तांडव कैले है कौन? मदन। और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी-अपनी गाड़ियों की ओर चले गए। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा की गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डाँट रहे थे और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया। अरे भाई! यहाँ मदन की गलती नहीं है। ये इनका लाडला सुपुत्र है। कि खट-खट के आवाज़ केले काहे? अपन बेटा के दिए थे हथौड़ी, कौची करेगा? ठोका-ठोकी करेगा। बेटा कुछ ज़्यादा चालाक था, जाके गाड़िये में ठोका-ठोकी कर दिया। अब पिछला जो लइकवा था ना, बोला नहीं फोकस मारा फोकस, उसको क्या किया निकाल लिया। लाइट थमा गया ₹5000 के और क्या कर ठोका के खत्म। और गया घुसा के पूरा क्या हो रहा है? ड्राइवर गया घुसा के, देख रहा है अरे लाट साहब प्रणाम सर क्या कर था सरकार? अरे हमको पापा सिखाए हैं इंजीनियरिंग कि लाइट को खोल के देखो इसमें क्या है? यहाँ 5000 बिगाड़ले हैं। अब बेटा बाप क्या करे? बाप अमीर है, बेटा इकलौता है, दुलारा है, चलो बेटा गोदी ले लिए। तो बेटा ऐसे नहीं करे के चाहिए। अब बेटा हाथ में बॉल ले लिया हुआ है, बॉल लेके जा रहा है पापा। अरे यार! ठीक है। अब देखिए, सेन साहब अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखो आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया कासू। इसका देखिए खोखा का एक नाम बना हुआ है कासू। खोखा बेटा-बेटी को कहते हैं, खोखा-खोखी, ठीक है? ये शायद ये बंगाल की कहानी है इसलिए। इसका नाम क्या है? कासू। अब क्या कर रहे हैं सेन साहब? अपन सब लोग को बता रहे हैं। बेटा हाथ में बॉल रख ले है और क्या कह रहे हैं, देखा आप लोग? देखिए मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अभी से खोल के कर रहा है गाड़ी के। आगे चल के क्या बनावेगा? मोटरसाइकिल बनावेगा, अथी बनावेगा, इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा तो। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कल-पुर्जों को अभी से इतनी दिलचस्पी है, तो क्या बताऊँ? शायद देखना चाह रहा है कि आखिर इसमें बत्ती के अंदर क्या है? बॉल के अंदर क्या है? वो देखना चाहता है। अब साइंटिस्ट भी बनेगा इसका बेटा। और देखिए इनका बेटा क्या बनेगा? साइंटिस्ट बनेगा, बॉल को ढूँढ रहा है, बॉल के अंदर क्या है? सेन साहब खोखा के ज़मीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उसकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों का भाव-भंगिमा देखा नहीं। तो लोग तो समझ रहे हैं कि बेटा है थोड़ा-सा अथी तो जा लगेलको 5,000 के चूना, जा अब क्या करे बेचारा वो बाप के चलो भाई सीखेगा बेटा सीखेगा। सीखे में जाएगा 5,000 क्या दिक्कत है जाने दीजिए। देखते ही कुछ लोग समझ पाते और इसमें शक था। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े फिर और रुक गए। आया ड्राइवर बोला कि आइए सर, गाड़ी का गेट खोलता है, बैठिए सर, बैठा और आगे बढ़े और फिर क्या हो गया रुक गए। उनकी निगाहें अचानक अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा तो परेशानी की हालत में खड़े हो गए।
अब गाड़ी खोले, मालिक आके बैठा और जैसे ही आगे गए गाड़ी खोल के चलाने के लिए तो देखते हैं अगला चक्का क्या है? पंचर है। क्या है? पंचर है। अब देखिए टायर बिल्कुल बैठ गया था, यानी पंचर हो गया था, हवा निकल गई थी। शायद पंचर हो गया था। उसमें सेन साहब आगे बढ़े और झिझकते हुए बोले, "कहीं ऐसा तो नहीं कि वह कासू हवा निकाल दी हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? बेटा बॉल तो निकाल ही लिया, अब पंचर हवा निकाल दिया है।" ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो, पंप से आकर हवा भर दो और हाँ, कुर्सियाँ लाना, कुर्सियाँ लॉन में लगा दो, तब तक हम यहीं बैठेंगे। अब क्या करे बाप? गाड़ी में बैठल था, पंचर हो गया, पंचर को हवा निकाल दिया, तो बोला कि ये ड्राइवर एगो एगो कुर्सी लाओ यार, हम तब तक लॉन में बैठते हैं। अब देख लो तुम सब चक्का, और चक्का भी सलामत है कि उसको भी ऐसे कर दिया है। तो कहा ठीक है सर। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी और दूसरे पिछले चक्के की हवा निकली हुई थी। काम तो कासू ही बाबू का मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। बोल रहा है कि पिछलो हवा के हवा निकाल दो, सुन आगो के निकाल दीजिए। अई लाटे साहब के काम है, कासू बाबू के काम है। आप बैठिए सर, हम आते हैं हवा ला के पंचर उंचर बनवाते हैं। ठीक है। मुखर्जी साहब गाड़ी की कुछ सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। और क्या हुए? चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन में कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। क्या थे? सिंह साहब और सेन साहब दोनों क्या कर रहे थे? बात कर रहे हैं। भाई अब पंचर जब तक ना बनेगा तब तक क्या करेंगे? बात कर रहे हैं। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों की हवा क्या कर दी है? निकाल दी है और हिकमत ने जान ली थी और मौके मिलते ही शरारत का गुजारता था। कासू क्या था? समय देखते रहता था कि अरे पापा कब नहीं है, गाड़ी कब लगल है, कब जाके हवा निकालना है। अब जब उसका देखता ड्राइवर कि अरे नवाब साहब तो क्या कर ले हैं, हवा निकाल ले हैं, निकाल देते थे। अब देखिए जब भी उनको समय मिलता था वो शरारती करके गुजर जाते थे, मतलब निकल जाते थे। उनका अपना ख्याल था कि उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में भी उनकी दिलचस्पी है। और ये भी समझ रहा है भाई, ड्राइवर समझ रहा है कि अब ये सब देख के तो पता चल रहा है, आपको भी पता चला कि हाँ ड्राइवर है तो क्या है, ये तो अब इंजीनियर बने के राह पर है, अब इंजीनियर बनेगा। इसी तरह दूसरी बेमतलब बातें होती थी। इसी प्रकार पूरा सब उनको घर में ही कहते रहता था, क्या इनका बेटा ये भी इंजीनियर के लक्षण है, पूरा इंजीनियर बनेगा। अब देखिए जब तक कि चक्कों की पंप पंप नहीं हो गया, मिस्टर सी रुखसत नहीं हुए। जब तक उनका चक्का का हवा नहीं भर गया तब तक मिस्टर सी वहां से नहीं गए। ठीक है, आगे देखिए। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री का किरानी था। मदन का पिता क्या था? उनकी फैक्ट्री में क्या था? किरानी था। ये पूछता है बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। उनके पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। ये पूछता है। और न आहते से कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने पर हुक्म दिया कि जाओ गिरधर लाल को भी बुला के आओ। गिरधर लाल आया और सेन साहब को अपने सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जी सरकार। बोला क्या बात है? ये बोले कि जैसा खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जज के सामने कैसे खड़ा हो जाता है? तो मालिक है भाई, मालिक बड़ा ठाट बाट है, अब उसके सामने जाइएगा तो मालिक लगिएगा आप? उसकी कंपनी में काम करते हैं तो। हाँ जी सर बोलिए। है ना, अपराधी भाव से एकदम खड़ा हो गया, काहे बोला ऐसे? सेन साहब ने डंडी ठंडी बैलेंस आवाज में कहना शुरू किया। कहने की देखो गिरधर, बोल रहे कि ठंडा आवाज में, जैसे मालिक का आवाज थोड़ा नरम रहता है। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। अच्छा इनकर बेटा शौक होले ये नहीं पता है। मदन बहुत शौक हो गया है। अब मदन आजकल क्या हो गया? शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। कह रहा है मैं तुम्हारी उसकी क्या कर चाहता हूँ? भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने ही डराने के बदले उससे पर झपट रहा था। जब हम गए तो देख रहे हैं देख रहे हैं तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ गया है, तो समझाओ। गाड़ी गंदा कैले रहता है हमें, बताओ गाड़ी गंदा कैले रहता है। और जब वो बोला उसको तो ओरे पे मारे दौड़ गया। तो ये बाप था कि अच्छा सर देखेंगे कौन सी गलती किया है, हम लोग तो डांटेंगे मारेंगे। ठीक है। अभी काउची बोल रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। अब बताइए एक एक तो ये क्या कहने जरूरत था कि चोर डाकू गुंडा बनते हैं? गरीब है बेचारा, तो एगो गाड़ी देख के चल गया, उसको ढकेल दिए, खून बह गया तो कुछ करेगा, तो थोड़ा बहुत अति होगा। अब ये बेचारा बोल रहे हैं कि देखिए बच्चों, ये वाला ये ना स्टेटमेंट ही पूछ देता है परीक्षा में कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर
क्या बोलते हैं, चोर, डाकू और गुंडे बनते हैं। ये कथन किसका है? गिरधर लाल का या फिर सेन साहब का या फिर सोफर का या इसमें? तो आपको क्या डालना है? सेन साहब का। ऑप्शन क्या लगाना है? सेन साहब। गिरधर लाल कभी-कभी जी कह देता था। अब क्या करे बेचारा? जी, जी सर, जी, जी। अब बेटा है गलती तो कर दिया है। जी, जी सर, जी। समझा देंगे। समझा देना उसको? तो जी सर, जी। बोल दिया। सेन साहब अब भाषण जारी था। उनकी हालत क्या होती जानते ही हो। उसे सँभालने की कोशिश करो तो फिर ऐसी बात हुई कि अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है क्या? जा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या बोल रहे हैं बच्चों, अगर कोई बड़ा आदमी है, अब वो जब बोल रहा है कुछ तो ओकर बीच में आप टोका-टाकी नहीं कीजिए। नहीं तो एगो आओ आओ भाषण शुरू हो जाएगा। घर में देखिएगा पापा ये सब जब घुसा रहे हो, तो हम लोग क्या हो जाते हैं एकदम चुप हो जाते हैं। जी पापा, जी हाँ। ये क्यों करता है? ये नहीं करता है? जी पापा, जी, जी, जी। अगर बीच में बोलेगा, "ये नहीं करिए नमकम्मा" बस उसके बाद फिर पापा शुरू हो जाएँगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जी, हाँ, जी, जी, हाँ। अब से नहीं गलती होगा, नहीं, नहीं पापा जी। हो बस इतना ही। अब देखिए, उस रात गिरधर लाल को क्वार्टर के आते हुए देखा। मदन को चित्कार से सेनों का शयन कक्ष बुझ गया। अब देखिए, शिकायत तो हो गया। अब बेचारा क्या करे? सब सेन साहब सुतल है, तो रात में चटाक, चटाक, मार लप्पड़, मार थप्पड़ और "नहीं पप्पा, अब नहीं पप्पा, अब नहीं पप्पा, अब नहीं पप्पा" सब पूरा सुन रहा है। सेन साहब सुतल-सुतल हाँ, पिटा रहा है मदन। ठीक बहुत बिगड़ा लड़का था हमारे गाड़ी के सामने ऐसे कर रहा था। उनका बेटा बिगड़ा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। बेचारा मदन पिटा रहा है तो पूरा कान में आवाज़ आ रहा है। उनकर पाँचों बेटी सुन रही है, उनकर औरत सुन रही है, वो सुन रहा है, पूरा मोहल्ला सुन रहा है। बेचारा मदन पिटा रहा है कि काहे तू गाड़ी पर गया था? काहे ऐसे किया था? वैसे किया था? और ऊपर से तू ओकर सामने मार रहा मालिक सामने काहे मारा? गया था मारने के लिए उनको? बिगड़ गया है तुम। तो बेचारा क्या करे मदन पिटा रहा है। खैर मदन को ये सब याद रहेगा, लास्ट में इसका हिसाब होता है। देखिए, अब देखिए, आराम से खलल पड़ने में कुछ झुलाकर पिता शेर ने धर्मपत्नी को समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। अब कुछ कह रहा है, अब बेटा पीट रहा है तो क्या कह रहा है? गिरधर बहुत समझदार आदमी है। हम जब बोले तो अपन बेटा को मार रहा है, समझा रहा है। उसकी बीवी तो लड़के को बिगाड़ दिया है। उसकी बीवी क्या कर रही है? लड़के को बिगाड़ दी है। वो बाबूजी होकर सुधार रहा है लड़का को। अब देखो लड़का सुधरेगा। मदन की ये दावा था, मेरी तबीयत मेरी तबीयत तो खराब हुई थी कि कमबख्त खाल उधेड़ दूँ। मेरी तो ऐसा मदन पर हुई थी कि लगा कि उसका खाल उधेड़ दे। लेकिन गिरधर ने ऐसे ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। अब कहता है कि गिरधर ऐसे ही मारता-पीटता रहेगा ना इसको, तो ये ठीक हो जाएगा लड़का। बिगड़ल है ना, ये मदन वो ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब जब तक लाठी मजबूत नहीं करोगे तब तक बच्चा क्या होगा? नहीं सुधरेगा। इस ये क्या है? ये इंग्लिश का वर्ड है स्पेयर द रॉड, द एस्पायर द चाइल्ड मतलब स्पेयर जब तक लाठी मजबूत रखेंगे तब क्या होगा? तभी बच्चा सुधरेगा, ऐसे बच्चा नहीं सुधरेगा। इंग्लिश का टर्म है, ठीक है? ये पूछता है बच्चों कि ये कथन किसका है? तो ये भी क्या है? सेन साहब का स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है? माता-पिता की नींद उचट गई थी। सेनो की माता-पिता है, तो उनका क्या हुआ? जैसे पिटा रहा है लड़का, रो रहा है। "अगे मम्मी, ए पापा, मने मारो, अब आओ।" रात में जब कोई 12 बजे पे पिटाए तो नींद आएगा? बेचारा कितना तो अथी होने लगता है। हम भी देखते हैं किसी को पिटाते तो हम लोग क्या करते हैं? दया आ जाता है, लेकिन इनको दया आ रहा है? नहीं, नहीं, अभी अब मारेगा ही, सुधरेगा ही लड़का, ठीक है? उन्हें मदन की चित्कार चिल्लाहट बहुत अपने कानों में बक-बक कर झींक आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी झींक मदन पर उतारी। मतलब रात में कोई सुतल है और कोई काए-कुचुर हो रहा है, तो ना कहता है रात में हमर नींद खराब कर दिया। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? मर्सी की जगह क्या कर रहे हैं? ये मदन ठीक है पिटाता, अब पिटो, तब सुधरेगा ये लइका, ये बोल रहे हैं। अब देखिए कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है। खेसन साहब कुछ बोल रहे हैं। कि मदन कैसे कमबख्त कौवा की तरह काँय-काँय कर रहा है। पिटा रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है। सोचिए कमबख्त कौवा कहीं का, खोखा की बराबरी करता है। मदन अपने अर्थ-रुदन से रुक गया था। बेचारा पिटाइते-पिटाइते ना घटाहा हम लोग बोलते क्या गाँव में कि पिटाइते-पिटाइते घटाहा हो गेलो जी। केतनो मारबे तो घटाहा हो गेलो। खैरियत थी कि उसकी सिसकियाँ सैनों के शयनागार तक नहीं पहुँच सकती थी। अब बेचारा पिटाइते-पिटाइते अब बेचारा जब बच्चा रोता है तो एक बार नहीं चुप होगा।
हाँ, एकदम पहले-पहले हचक-हचक के रोएगा, हचक-हचक के रोएगा, सिसकाएगा पूरा आधा घंटा तो उसको कितनो मना लीजिए, जब मनावे जाएगा तो हट आधा घंटा जब तक ओकर मन नहीं होगा तब तक चुप नहीं होएगा, ठीक है? लेकिन दूसरी ओर दिन बेढंग मामला हो गया। शाम के वक़्त खेलता-कूदता खोखा बंगले के हाथ बगल वाली गली में जा निकला। अब देखिए अब मज़ा आएगा। पहले तो बंगला में था खोखा, अब बंगला कहाँ? बंगला से बगल वाला गली में चला गया, अब गली में कौन रहता है? मदन। अब देखिए, अब मज़ा आएगा, अब इंटरेस्टिंग चैप्टर यहाँ शुरू हो रहा है। वहाँ धूल में मदन पड़ोसियों आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा। गाँव में देखे थे पहले हम लोग ऐसे करते थे, लट्टू लगा लिए और ऐसे लग के और मारते थे ऐसे नीचे ज़मीन पर, कभी-कभी तो चलता था, कभी-कभी आके पैरों में लग जाता था, मेरा तो छेद हो जाता था। अब मारा-पीटी हो जाता था वहीं, लट्टू फोड़ा-फोड़ी, एक-दूसरे में फोड़ा-फोड़ी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों ने देखा कि उसकी तबीयत मचल गई और हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस कौन है? हंस प्रतीकात्मक सोच है कौन? खोखा बाबू, लाट साहेब, हंस है एकदम उजला है, पूरा एकदम लगवले है काची, क्रीम लगवले है, मम्मी लगा अरे हमर बेटा के कुछ होवत नहीं। अब मदन कुछ नली कुचली में पूरा एकदम धूल कुचल उड़ले है और पूरा क्या है, एने मट्टी लगल ओने मट्टी और लट्टू नचा रहा है। कोई बच्चा देखेगा खेला हो रहा है, अरे यार हमरो मन करता अरे हमहू खेले, हमहू खेले। हाँ, लान भाई, ये तो है लाट साहब, इसको तो यहाँ मुँह में खियावल जाता है, हाथ-पैर दोनों दबाता है। तो ये लगता है कि जब लाट साहबियत कब तक चलेगा? घरे तक, बाहरे नहीं। अभी देखिए क्या होगा। लेकिन आदत से लाचार उसने रोब के साथ मदन से कहा, "हमको लट्टू दे दो, हम भी खेलेंगे।" एकदम गया रोब से। "ए, हमको भी लड्डू दो, हम भी खेलेंगे।" एकदम जैसे घर में बोलता था नौकर के, "ला इधर पानी, ला इधर खाना।" तो उसी मदन को बोल रहा है, "ला लट्टू, हम नचावेंगे।" मदन वहाँ तो मदन समझ अरे! तेरे बाबूजी के चक्कर में पिटाए हैं। देखिए दूसरे लड़कों से कोई ख़ास नहीं थी। मदन को कोई दूसरा लगा वे खोखा को अपनी जमात में लेने के लिए फ़ायदों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते थे। पर उसके लिए अपमानित, प्रताड़ना लीडर मदन को यह बात मंज़ूर नहीं हो सकती। अब देखिए, उसके घर के तो आप गरीब आदमी हैं। तो देखा अरे अमीर घर के बेटा, खिलाओ-खिलाओ ना साथ में। हम लोग क्या करते थे? अरे! माल-पानी खर्चा करने यार, ये बोलते थे। तो उसको सोचा कि सबको ले ले, लेकिन मदन था ना, ना भाई एकरे गाड़िया पर गेलियो हल। इसी के गाड़ी पर गए थे जहाँ हमारा बाबूजी मारे हैं। एकरे पापा शिकायत किए थे। इसको उनको लगा कि उसको लगा मदन को ना एरा नहीं खिलावेंगे। ठीक है? तो तोरे वजह से अथी नहीं खिलाओ तेरा। अब देखिए क्या बोल रहा है, मंजूर थी उसे घूरते हुए जवाब दिया, "अबे भाग यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। है लट्टू तेरे पास? अपने बाबा की मोटर पर जाके बैठ।" ये बोला है मदन कि नहीं खेलेबो जो। "हाउ लट्टू तेरा पास? है लट्टू? कैसे खेलेगा? जो अपन बाबूजी के अथी मोटर में बैठना।" अभी क्या करे बेचारा, कासू तैश में आ गया, एकदम गुस्सा में आ गया। "ए, हम लाट साहब हमको बोल दिया।" ये बोल रहा है ना, इस उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था। मतलब इतना लाट साहब था कि बोला कोई नौकर, "भई पानी लाओ।" पानी लाया, तो बोला, "क्या है मीठा नहीं लग रहा है पानी?" तो "सर मीठा नहीं सर मीठा होता है पानी?" एक लपट, हमको से बहस करता है। पानी जो बोले मीठा लेके आ। बहिन को मार दे, कभी मम्मी को मार दे। मतलब पूरा एकदम अथी था। सोचा कि मदन भी वैसने है, ओरो चबा दे 2-4 लपड़। तो वही हुआ। क्या मजाल जो उसे कोई कुछ कह दे। उसने आव ना देखा ताव मदन को घूसा मार। अब ना तब देखा, तब मदन था सामने। बोला कि हमको ऐसे बोल दिया? ये ढिशुम! मार दिया मदन के लग गया कस के। और मदन के पहले वाला भी कसर था। और फिर मौका दे दिया इसको। ये सोचा कि जाओ भाई घर पिटाई कर देंगे लेकिन आज तो छोड़ेंगे नहीं। अब इसने क्या किया, चोर डाकू गुंडा होने वाला मदन अब मानने वाला कहाँ था। अभी कहाँ मानेगा, ऐसे तो गुंडा इसको बदनाम करिए दिया गया है। वह झट पर कासू पर टूट पड़ा और दूसरे लड़कों से जो हट कर इस द्वंद का युद्ध मजा लेने लगे। और लोग साइड में खड़ा हो गए और दोनों क्या हो गया, लड़ गया, दोनों एकदम ढिसम-ढिसी करने लगा। मदन भी लड़ गया, कासू भी लड़ गया और लड़ गया तो देखिए क्या होगा। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और बंगले वाले की थी। बंगले के और पिल्ले और गली के कुत्तों की लड़ाई थी। क्या थी? बंगले में एगो पिल्ला पालल जाता है। यहाँ पे प्रतीकात्मक बताया गया कि बंगला का कुत्ता एगो अमीर घर के कुत्ता उजरका होता है, छोटका, इत्ती चूकी वाला। एगो गौवा में देखिएगा छोटा-छोटा एगो कुत्ता, गौवा का कुत्ता होता है जी।
अब वो भौंकेगा अपन मलिके पर गाँव में नहीं। जैसे घुसेगा तो क्या करेगा? उसको नोच-नाच के गाँव वाला मार देगा कुत्ता 4-5 के मिलके। तो ये होता है। तो यहाँ पे कह रहा है अहाते में ही लड़ाई शुरू होती रहती थी। अब देखिए, क्या होता है गली का कुत्ता भी क्या हो जाता है? शेर हो जाता है ना? गली का कुत्ता भी क्या होता है? शेर होता है। यहाँ तो 1 मिनट के बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल यहाँ पे छूट गया है कुछ। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। इस हालत में भी जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद के अपने खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चे को इतनी अकल कहाँ? उन्हें तो अपने दुर्दमय लीडर की मदद की, ना अपने माता-पिता के मालिक के लाडले हैं और ना ही लड़ाई खत्म होने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर-बितर हो गए। अब देखिए, यहाँ पे छूट रहा है हमको लगता है, क्योंकि इसी में समय मारता है। जब यहाँ तक लड़ाई चलती है ना, बुक देखिए। हाँ, यहाँ पे हड्डी और मांस के बंगले में गली में कुत्ते की लड़ाई होती है, तो हाथे में लड़के हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, लड़के क्या हो गए? तितर-बितर पहले तो देख रहे थे लड़ाई। अच्छा मारा-पीटी हुआ, दुकम-दुकी हुआ, मुँह में, कान में, मदन मारे ढिशुम, उधर मारे ढिशुम। अब वो तो बेचारा क्या था एकदम दुलरुआ था, क्या था दुलरुआ शौक में था, खाता-पीता मम्मी बनाती थी, मुँह में खिलाता था। अब मदन था कि एकदम पूरा एकदम गाँव का एकदम था, एकदम लइका हाँ, पूरा एकदम मारा दिया डुबकी में चढ़ के छाती पे और बैठ गया, मारा दतिया में टूट गया 2 गो दाँत। अब क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे, मदर घर नहीं लौटा, लेकिन लेकिन जाता ही कहाँ? मदन नहीं, अब हम लोग लड़ाई करके आते थे, घर जाते थे, घर आप पिटा जाएँगे, भाग जाते थे बगीचा, भाग गए उधर और शाम होएगा तब ना आएँगे, कि तब क्या होता था? 8-9 बजे तक इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहा, फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे आहिस्ता-आहिस्ता घर में घुसा, एकदम धीरे-धीरे कि बाबूजी आ रहे तुम्हें, पापा आ रहे तुम्हें, धीरे-धीरे जो घरे अब पिटाइल तो है ही है, लेकिन क्या करिए भूख भी लगल है, अब जा ही पड़ेगा। अब देखिए, उसके लिए मार खाना मामूली बात, उसके लिए क्या था? वो तो हमेशा बाबूजी से पिटाई करता था, तो मार खाना वो समझता था कि मार खाना क्या है? मामूली बात है। डर तो था कि कहीं वो आज मार मार दिनों और बुरी ना हो, कहीं आज और ज़्यादा ना पिटा जाए। वो दिन तो पिटाए थे, उतने पिटाए थे, आज तो मार के दाँत तोड़ दिए हैं, तो आज आओ घरे पिटैया होगा। पहले हम लोग लड़ाई करते थे, तो कहते थे भाई तोरो मार देलियो, हमरो मार देलियो। और उसको समझाते थे कि घरे नहीं कहिए, लड़ाई मनिए दोनों के बीच में, घरे कहाँ कहीं ना है। अब देखिए उपाय क्या था? वह अपने रसोई घर में घुसा, माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में अबाचित की आवाज़ आ रही थी। गरमा-गर्मी माहौल है। बाबूजी के बाबूजी आ ले घरे। अई लइका का करे? गया भूख तो लगल है किचन में घुसा, मम्मी नहीं है, खाना में कुछ खा लिया। मतलब मार तो खाए लेकिन पहले खाना खा लेते हैं। अब क्या करे? उसने इत्मीनान से भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के आकर अंदर की ओर बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। अब चुपके से सुन रहा है दीवार में लगा, कुछ-कुछ हो रहा है, कुछ-कुछ चल रहा है। हाँ, तो समझ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज-तरज नहीं रहे थे। अब देख रहे कि पापा चिल्ला नहीं रहे हैं और गुस्सा भी नहीं रहे हैं। क्या बात है भाई? हमको लगा कि आज आज ज़्यादा पिटाएँगे। अब लगता है आज हमको नहीं उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी थी जिसे वह ठीक से सुन नहीं पाया। उसकी मम्मी कुछ बात बोल रही थी। ये कौची बोले जी ऐसे? तो वो देखिए लगा लगा लड़ गया है का? ओकर दाँत टूट गया है ऐसे-वैसे। मतलब तो सुन नहीं पाया अच्छा से। तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, "अरे भाई बतलाया तो, साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी हमारी कोई ज़रूरत नहीं। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफ़िस से ले लेना।" अरे बाबूजी क्या बोल रहे हैं कि अरे कौची हुआ हमरा नहीं पता चला? आज सर बुलाए हमको अब बोले कि गिरधर आज के बाद तुम काम पर नहीं आना, ठीक है? और तू अपना मकान जो हम दिए हैं तुमको रहने के लिए, तो तुम उसको छोड़ के चल जाना। तुम आज से नौकरी पर नहीं आना। ठीक बोल रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे हुआ? ठीक है, मदन के काम से कोई बात नहीं हो रही थी, उसकी सज़ा तजवीज़ होती रहती थी, तो सुनने की कोई कोशिश भी करता था वह। मतलब मन कोई मदन के बारे में बात हुई तो सुनने की कोशिश करे, अई कोची काम छोड़े के बात हो रहा है। तो यही सोचा कि अरे!
फिर देखे वह दबे-दबे पाँव बरामदे में रखी चारपाई को दोनों तरफ सोने के लिए चला गया। अब धीरे-धीरे आया, देखा कि खटिया पर कोई नहीं है। अब जाके क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, सुबह समझेंगे क्या होएगा जो नहीं होएगा। अब क्या होगा, उसने अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। अब हम लोग कभी-कभी जब जाते रहते हैं चोरी करने लगे, चाहे कुछ घर में कोई सामान रख ले मम्मी, जब सोचते हैं कि एकदम चुपे-चुपे जाके किसी को पता ना चले अति करे। लेकिन कभी-कभी लोटा-वोटा बच जाता तो ढनमना अरे कौन है? कभी-कभी तो बिलाए रहता तो बच जाते थे, कभी-कभी तो धरा जाते थे तो पिटा भी जाते थे। अब देखिए क्या हुआ, लोटे की ठंड की आवाज़ से सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ में थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में आज छाती को अपने हाथों बाँधकर खड़ा हो गया। अब मम्मी के सामने आके एकदम अपराधी भाव से खड़ा हो गया, "ले अब तो पिटैया हो तो ले, नहीं।" ऐसे नहीं कहता कि अब ला मार, इधर मार तो ऐसे बजाते थे, इधर